विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की बजट अनुदान मांग पारित। मैया योजना समेत लोकहित के कई सवाल उठे। मुख्यमंत्री ने राज्य में राइस मिलों की संख्या बढ़ाने पर दिया जोर। राज्यपाल से राजभवन में कई लोगों ने की मुलाकात। आईएएस प्रशिक्षु भी मिले। राज्यपाल ने कराया कर्तव्य बोध। जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए काम करने के लिए किया प्रेरित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के फ्रंट पर राज्य सरकार को बताया नाकाम। बोले युवाओं की पीड़ा से सरकार को नहीं कोई वास्ता, बेरोजगारी चरम पर। और रांची, गिरिडीह और कोडरमा समेत राज्य के कई जिलों में बारिश से पारा लुढ़का। मौसम विभाग का 23 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान, जारी किया अलर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल सकी और कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा कल बजट पारित कराने की प्रक्रिया होगी, जिसके लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर संसद में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को शुक्रवार को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इधर झारखंड विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इससे पहले पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधायक मनोज कुमार यादव ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि सरकार योजना बनाती है लेकिन राशि खर्च नहीं कर पाती। वहीं विधायक उदय शंकर सिंह ने कहा कि सरकार त्वरित, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए कृत संकल्पित है। मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की थी महोदय, जहां मरीजों को सस्ती दवा मिल सके, लेकिन अभी तक मात्र 27 औषधि केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार की सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स है, प्रेस्टीजियस रांची में हॉस्पिटल महोदय, जहां सरकार पिछले 5 वर्षों से एमआरआई मशीन तो खरीदी है, लेकिन 2 वर्षों से खराब पड़ा हुआ महोदय। 2 वर्ष यह सरकार यह बताता है कि सरकार की इच्छा से शक्ति की बहुत भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की स्वास्थ्य की दिशा में सुधार के लिए रांची जिला के नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण पर स्वीकृति दिया जाना स्वागत योग्य कदम है। वहीं पीपीपी मोड़ पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय का गठन किया जाना माननीय मुख्यमंत्री जी के जन स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा सवालों को सही तरीके से न रखने और मंत्रियों द्वारा सही ढंग से जवाब न देने पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इससे सदन का कीमती समय बर्बाद होता है। सदन के अंदर में जो ठीक नहीं है और उसको घुमा फिरा करके एकदम बोला जाता है। एकदम एक्यूरेट प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई सवाल हो, जवाब होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में राइस मिलों की ताकि किसानों से खरीदे गए धान का तेज गति से प्रोसेस हो सके और उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। श्री सोरेन ने विधानसभा में कहा कि धान की खरीदी एक सतत प्रक्रिया है। फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है, उसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष
किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है। तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने आज विधानसभा में एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों की पॉश मशीनें पुरानी हैं और 2G नेटवर्क से चलने के कारण समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें हटाकर 4G मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है। बहुत जल्द 2G मशीन को हम लोग हटाकर महोदय 4G मशीन हम लोग लेंगे और विधायक जी का जो प्रॉब्लम समस्या है महोदय, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे महोदय। भाजपा विधायक नीरा यादव ने आज विधानसभा में मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। महिलाएं इसे लेकर काफी परेशान हैं। इसके जवाब में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि योजना में सुधार कर और बेहतर बनाने का प्रयास होगा। सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना, ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय, उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। ये हमारा मेन प्रश्न है। माननीय को बताइए उपाय क्या हम करेंगे। आप क्या कहाँ पर आप पार्टिकुलर कोई चीज अगर मिला हो ऐसा, हम दोषी को बख्शेंगे नहीं। अगर गलती हुआ है, जैसा आपने कहा है कि दोषी कहाँ पर है, तो हमको पार्टिकुलर लेकिन बताना पड़ेगा। हमको बताइए उसको, हम आपके फेवर में होंगे। मैया सम्मान योजना की राशि लेने के लिए आजकल गिरिडीह समेत राज्य भर में महिलाओं की जद्दोजहद जारी है। कई महिलाओं को इस योजना की किस्त प्राप्त नहीं होने पर वे भरी दोपहरी में भी कार्यालयों का चक्कर काट रही हैं। गिरिडीह में 1.5 लाख महिलाओं को अब भी योजना राशि का इंतजार है। योजना की राशि इस बार कई महिलाओं के खाते में नहीं आई है। गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में महिलाएं योजना राशि प्राप्त करने के लिए गर्मी में भी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। सब पैसा आया, 5 किस्ती पैसा आया है, अभी नहीं आया पैसा। सब कुछ सही है मेरा, वही बोला सब ठीक है, कहिए आने वाला है होगा तो आ जाएगा, नहीं आने वाला होगा तो नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि राज्य में सर्वाधिक मैया सम्मान योजना के लाभुक गिरिडीह जिले में ही हैं। 3.5 लाख महिलाओं को ये सम्मान राशि इस माह मिल गई है, लेकिन 1.5 लाख महिलाओं को अब भी इंतजार है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि जिले में अयोग्य लाभुकों को छांटने का काम पूरा हो गया है। 3,912 अयोग्य लाभुकों को हटाया गया है। ऐसे में लोगों से राशि वसूली की कार्रवाई जारी है। उन्होंने जांच कराया बैंक के भी माध्यम से और हम लोगों ने फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया, तो लगभग हमारे पास में 3,912 ऐसे लाभुक अभी तक हम लोगों को मिले हैं, जिनको कि हम लोग अयोग्य करार करते हुए उनसे फिर रिकवरी की भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों को हम लोगों ने अपने पोर्टल से नाम डिलीट कर दिया है। मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य के बाकी जिलों में स्थिति कमोबेश यही है। योजना की राशि नहीं मिलने से महिलाओं की चिंता और उनमें असंतोष दोनों ही बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में कई लोगों ने मुलाकात की। प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के एक दल ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए झारखंड में प्रशिक्षण के दौरान मिले अवसरों और अन्य बातों से अवगत कराया। राज्यपाल ने उन्हें जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह और विधायक सोनाराम सिंह को भी मौजूद थे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के फ्रंट पर राज्य सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर, सरकार को युवाओं की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार ने युवाओं के नियोजन के लिए झार नियोजन पोर्टल शुरू किया, लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। पोर्टल पर अब भी दावा किया जा रहा है कि निजी कंपनियों में 40,000 रुपए तक के वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेंगी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिसंबर में ही इस नियम पर रोक लगा दी थी। श्री मरांडी ने कहा कि झूठे वादों और गलत जानकारी देकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि युवाओं को कौशल शिक्षण देकर उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाएं, ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर धनबाद मंडल के नगर ऊंटारी रेलवे स्टेशन पर 23 मार्च से रांची और नई दिल्ली के बीच चलने वाली रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। पलामू सांसद बीडी राम ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। पलामू सांसद 23 मार्च को श्री बंसीधर नगर स्टेशन पर ठहराव के बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर और कांकेर में 2 अलग-अलग अभियानों में 22 नक्सली ढेर कर दिए गए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च से पहले देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। नक्सली मारे गए हैं, उनके पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अभी तक ये सुबह 7 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, उसके बाद से 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच इस तरह की मुठभेड़ होती रही है और बीच बीच में हमने देखा है कि नक्सलियों के भी शव बरामद हुए। तो कई बार हमने ऐसे भी मौके देखे जिसमें नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। लेकिन ये ताज़ा मामला आज सुबह 7 बजे का है, जहां सुरक्षा बल और पुलिस के और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जो जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि फोर्स ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा था। सभी के शव बरामद किए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में जहां सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सली थर्रा उठे हैं, वहीं राज्य में उग्रवादियों की कायराना हरकत नजर आई है। उग्रवादियों ने कल रात हजारीबाग के उरीमारी में एक कोल डिपो में लेवी की मांग को लेकर गोलीबारी की और जमकर उत्पात मचाया। गोलीबारी की घटना में एक सीसीएल कर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। उग्रवादियों ने इस दौरान एक जेसीबी मशीन को भी आग लगा दी और 3 हाईवा को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रांची के नगड़ी में तसर रेशम उद्योग के समावेशी विकास पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया तथा तसर उद्योग और बुनकरों के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय तसर रिसर्च एवं प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण भी किया। देश में रेशम और तसर उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय रेशम एवं तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में तसर उत्पादन की असीम संभावनाओं की चर्चा की और इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया। तसर रेशम न केवल एक कृषि आधारित उद्योग है, बल्कि आदिवासी समुदाय की परंपरा और संस्कृति का भी हिस्सा है। ये उद्योग पर्यावरण संवेदनशील होने के साथ साथ वन संरक्षण को भी बढ़ावा देता है।
इस दौरान संस्थान के निदेशक NB चौधरी ने कहा कि देश में तसर उद्योग में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर JP पांडे ने कहा कि तसर उद्योग के समावेशी विकास के लिए किसान, कृषि वैज्ञानिक और वन विभाग तीनों को एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता है। झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के संयुक्त आयोजन में किया गया है। इसमें क्यों हम लोग जुड़ा है झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का, क्योंकि देश का लगभग 70% उत्पादन, टसर का उत्पादन केवल झारखंड से ही होता है। सभी लोग एक साथ मिलकर के एक दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में तसर रेशम उद्योग अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और हम लोग किसान भाइयों की आय दोगुनी करने में सफल होंगे। संगोष्ठी के दौरान राज्यपाल ने तसर उत्पादक किसानों को सम्मानित किया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। राज्यपाल ने सम्मानित किया है, हमको भी बहुत खुशी लगा और जितना पैसा हम लोग का जो कमाई हुआ है उस तरह हमारा घर चला रहा है और बच्चा को पढ़ा रहा है। और इन साल 200 डेकल किए थे, इन साल 18,900 गुटी हुआ और 1,06,000 रुपये कमाए और हम अच्छा घर द्वार बनाए हूँ और अच्छा स्कूल में अपना बाल बच्चा को पढ़ाए हूँ। अच्छा खाने पीने का मिला, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। सब बाल बच्चों को मैं उधर ही पढ़ा रहा हूँ, वहाँ उधर ही रहता है वो लोग। अभी मेरा भी घर द्वार बहुत अच्छा चल रहा है। सब मतलब हम सुबह से शाम तक तसर में ही लगा हुए रहते हैं। इस दौरान तसर एवं रेशम उद्योग से संबंधित कई पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया गया। संगोष्ठी में 12 राज्यों के कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान सम्मिलित हुए। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर महुअरी नहर मोड़ पुल के पास 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल और कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। थाना से सदस्य के साथ हम छापेमारी करने वहाँ पहुँचे। पुलिस को देखकर ये तीनों भागने लगे। तीनों लड़का को हम लोग घेराबंदी करके पकड़े। उसमें शशि कुमार पासवान के कमर से देसी पिस्टल, दाहिना पॉइंट के पैकेट से 2 जिंदा गोली और एक मोबाइल, विवेक कुमार उर्फ सिद्धार्थ के दाहिना पैकेट से एक मोबाइल, अभिनंदन प्रजापति के दाहिना पैकेट से एक मोबाइल बरामद किया। खूंटी के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ वन क्षेत्र अंतर्गत बड़का रेगड़े जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने घर की दीवार ध्वस्त कर दी, जिससे घर में सो रहे नवजात शिशु की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और परिजनों को तत्काल 25,000 की सहायता राशि दी। घटना की जानकारी मिलने पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया भी गांव पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक द्वारा भी परिजनों को सहायता राशि और राशन दिया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हल्की बारिश ने चढ़ते पारे को लुढ़कने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि चक्रवातीय प्रवाह के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने 23 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कोडरमा में भी आज कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। डोमचांच प्रखंड के मसमोहना में वज्रपात की घटना में एक बुजुर्ग महिला झुलस गई, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हम लोग वहीं से निकले, गाड़ी में से लेकर के यहाँ सदर अस्पताल है। और ये बारिश आने से ये लाभ होने वाला है कि अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई थी और ये बारिश आने से गर्मी में थोड़ी सी राहत मिलेगी। मौसम सुहाना हो गया और एकाएक बूंदाबांदी होने लगा और बारिश अच्छा हो गया, जिसके कारण मौसम में नमी आ गई और खुशनुमा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया,
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 23.1 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट जीतने वाली टीम इंडिया पर बीसीसीआई ने रुपयों की बरसात की है। खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ तथा चयन समिति के सदस्यों को बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। स्टाफ और अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को मिलेगा। बोर्ड ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि किसे कितना पुरस्कार मिलेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने एक बयान में कहा कि लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतना खास है। ये पुरस्कार विश्व स्तर पर टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मार्च साल 2010 से विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस छोटे से आकार वाली खूबसूरत पक्षी का कभी इंसानों के घरों में बसेरा हुआ करता था। यह दिवस पूरी दुनिया में नन्ही सी चिड़िया गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। घरों को अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफी कम कर दी है और कहीं-कहीं तो अब यह बिल्कुल नहीं दिखाई देती। 1-2 दशक पहले हमारे घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया आज विलुप्ति के कगार पर है। इस नन्हे से परिंदे को बचाने के लिए ही पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाते आ रहे हैं। दिल्ली में तो गौरैया इस कदर दुर्लभ हो गई है कि ढूंढे से भी ये नहीं दिखती। इसीलिए साल 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित किया। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इसमें कृषि प्रक्षेत्र का भी खास योगदान है। कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस समय व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते टैरिफ के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है और इससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंदी की आशंका भी बनी हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन और खपत में सुधार है। हालांकि बाहरी अस्थिरता के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रवाह नकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निजी उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है, जो मजबूत उपभोक्ता विश्वास और निरंतर मांग का संकेत है। हाल के महीनों में सरकारी खर्च में मजबूत वृद्धि हुई है। इससे विकास को और बढ़ावा मिला है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं आपको बता देते हैं, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिक साथ ही साथ मैट्रिक कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति पर ये शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए लाई जा रही हैं। रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना है, जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण, उनके सशक्तिकरण के लिए कहीं ना कहीं लाई गई है। अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए भी कई योजनाएं हैं, जिसमें NMDFC को इक्विटी प्रदान करने के लिए भी ये योजना जो है वो लाई गई है। अवसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास, ये भी एक योजना है और योजनाओं से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास, आजीविका के अधिक अवसर, रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी हुई। आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा।
झारखंड विधानसभा सत्र के 14वें दिन सदन की कार्यवाही बगैर व्यवधान की चली। सत्र के दौरान सरकार ने कहा कि राज्य के जल नीति की समीक्षा की जाएगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के ध्यान आकर्षण सूचना के जवाब में मंत्री हफीजुल हसन ने यह जानकारी दी। दरअसल श्री उरांव ने जल संसाधन आयोग बनाने की पूर्व की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि वे पूरे मन से सरकार को आधा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सरकार ने घोषणा तो की लेकिन इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़ी सिंचाई परियोजना की बजाय लघु सिंचाई परियोजना पर राज्य सरकार फोकस करे। इस संदर्भ में स्वर्णरेखा परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष 1978 में आरंभ हुआ था, अभी भी काम जारी है। पानी से ही जुड़ा सवाल सारठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक उदय शंकर सिंह ने भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि सारठ, पालाजोरी और करमाटाड़ में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। विभाग ने योजनाओं को लेकर 99% गलत दावा किया है। अगर यह सही हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे। आदिवासी इलाके में एक अदद योजना भी चालू नहीं है। उन्होंने इस पर सरकार के वक्तव्य को वक्त का व्यय तक कहा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि केंद्रांश नहीं मिलने के कारण योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। विश्रामपुर के राजद विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने नीलगाय से होने वाली फसलों की क्षति की राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने भरोसा दिलाया कि वे फसलों का मुआवजा सुनिश्चित कराएंगे। राज्य सरकार बिहार उद्योग निगम की परिसंपत्ति के बंटवारे के लिए गंभीरता से पहल करेगी। निरसा के भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी के सवाल के उत्तर में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी। इससे पहले कोडरमा की भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 18 लाख लाभुक महिलाओं का नाम काटने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सत्यापन के नाम पर राज्य सरकार इन्हें राशि का भुगतान नहीं कर रही है। सरकार प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर इसका निष्पादन करे। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति विभाग और गृह विभाग का अनुदान बजट वाद विवाद के बाद पारित हो गया। भाजपा के विधायकों ने राज्य में खराब विधि व्यवस्था से लेकर लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के आरोप लगाए। मंत्री इरफान अंसारी ने विभागीय योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधा में निरंतर सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की बजट अनुदान मांग पारित। मैया योजना समेत लोकहित के कई सवाल उठे। मुख्यमंत्री ने राज्य में राइस मिलों की संख्या बढ़ाने पर दिया जोर। राज्यपाल से राजभवन में कई लोगों ने की मुलाकात। आईएएस प्रशिक्षु भी मिले। राज्यपाल ने कराया कर्तव्य बोध। जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए काम करने के लिए किया प्रेरित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के फ्रंट पर राज्य सरकार को बताया नाकाम। बोले युवाओं की पीड़ा से सरकार को कोई नहीं वास्ता, बेरोजगारी चरम पर। और रांची, गिरिडीह और कोडरमा समेत राज्य के कई जिलों में बारिश से पारा लुढ़का। मौसम विभाग का 23 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान, जारी किया अलर्ट।